बच्चों ये वीडियो मैं पार्ट वाइज बना रहा हूँ। यदि आपको इस चैप्टर के सारे वीडियोस पार्ट 1 से लास्ट पार्ट तक देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट देखने के लिए वीडियो के नीचे यहाँ क्लिक करें। आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिखेगा। अब आप यहाँ क्लिक करें प्लेलिस्ट बटन पर, तो आपको ये प्लेलिस्ट दिखेगा। यदि आपको और भी प्लेलिस्ट देखने हैं तो आप यहाँ क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ क्लिक करें तो आपको ये सारे प्लेलिस्ट दिख जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट हैं। अब आपको जो चैप्टर पढ़ना है वहां क्लिक करें तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पूरा वीडियो मौजूद है और आप इसे पढ़ सकते हैं। यह वीडियो विज्ञान क्लास 10 अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का पार्ट 4 है और ये लास्ट पार्ट है। तो पहले के 3 पार्ट्स को आप जरूर देखें। वहां पर हम लोगों ने अम्ल पढ़ा, क्षारक पढ़ा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोगों ने वहां पर पढ़ा है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना है लवण के संबंध में अधिक जानकारी। तो आपको याद है कि हम लोगों ने वहां पर उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ा था और हम लोगों ने देखा था कि जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, उदासीन करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी पढ़ा था और एग्जाम में भी यह हमेशा पूछा जाता है। तो अम्ल और क्षारक मिलकर क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल। तो इसी बेस पे आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे यहाँ लवण के नाम लिखे गए हैं जिनको आपको खोजना है कि ये लवण आखिर कैसे बने होंगे। जैसे कि पोटेशियम सल्फेट हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, सोडियम कार्बोनेट है। ये सारे लवण है जिनको आपको पता करना हो कि किस अम्ल और किस बेस के मिलाने से ये बने होंगे, यानी कि किस अम्ल और किस क्षारक के मिलाने से बने होंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या हो गया, एक क्षारक हो गया। और यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट क्या हो गया, ये हो गया अम्ल। तो अम्ल और क्षारक के मिलने से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बन रहा है, पोटेशियम सल्फेट बन रहा है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक और हाइड्रोजन सल्फेट क्या हो गया, अम्ल। इनके मिलने से यहाँ पर क्या बन गया, एक लवण का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा कि अम्ल और क्षारक मिलने से क्या बनते हैं, लवण बनते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोजन सल्फेट है, इससे सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है। यह भी क्या है, एक लवण है। तो इसके पहले के जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था पीएच वैल्यू को। तो हम लोगों ने देखा था कि यदि पीएच वैल्यू 7 होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उस विलयन को उदासीन बोलते हैं। 7 से कम होगा तो वह अम्लीय होगा और 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, क्षारकीय होगा। ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहां पर अब आपको ध्यान देना है कि अम्ल और क्षारक मिलने पे क्या बनते हैं, लवण बनते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यदि ये अम्ल जो है ज्यादा प्रबल है और ये जो क्षारक है वह क्या है, दुर्बल है, तो यहां पर जो अम्ल, ये जो लवण बन रहा है वह लवण कैसा होगा, अम्लीय लवण होगा। मतलब इस लवण में अम्ल क्या हो जा रहा है, ज्यादा प्रबल हो जा रहा है, इसलिए इसका स्वभाव क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि प्रबल और दुर्बल तो आपको पता होगा क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने आपको पढ़ाया है। अब मान लीजिए कि ये क्षारक है वह प्रबल हो जाए और अम्ल क्या हो जाए, दुर्बल हो जाए, तब जो लवण बनता है वह क्या हो जाएगा, वह आपका क्षारकीय प्रवृत्ति का हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्षारक क्या हो जाता है, प्रबल होता है, इस कारण से ये क्षारकीय हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है और इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग पीएच पेपर का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद का आप टॉपिक देख सकते हैं साधारण नमक से रसायन। तो साधारण नमक से बहुत प्रकार के रसायन को बनाया जाता है। तो उससे पहले तो आप जान लीजिए कि साधारण नमक हम लोग NaCl को कहते हैं, जो कि एक उदासीन लवण भी है। और आप जानते हैं कि ये जो साधारण नमक है उसको HCl और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिलाने से ये प्राप्त होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैसा है, एक उदासीन लवण होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आखिर हम लोग इसको कैसे प्राप्त करते हैं प्रकृति में, तो समुद्र का जल है उससे आप जानते हैं कि साधारण नमक को प्राप्त किया जाता है। तो जो समुद्र का जल उसमें कई प्रकार के लवण घुले रहते हैं, उसी में एक लवण क्या होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, जिसको हम लोग उस लवण से अलग करते हैं और प्राप्त करते हैं और उसी को हम लोग अपने दैनिक जीवन में आहार के रूप में भी यूज करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो साधारण नमक है वह बहुत सारे पदार्थों के लिए, बहुत सारे पदार्थ को बनाने के लिए कच्चे पदार्थ के जैसा उपयोग में किया जाता है, जिसको हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग साधारण नमक से क्या प्राप्त कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको कैसे प्राप्त किया जाता है उसको हम लोग को सीखना है।
इसके बाद बेकिंग सोडा बनाया जाता है, वॉशिंग सोडा बनाया जाता है, विरंजक चूर्ण बनाया जाता है। तो अब हम लोग को एक एक करके सबके बारे में पढ़ना है, या फिर साधारण नमक से कैसे इन्हें हम प्राप्त करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि साधारण नमक से हम लोग विभिन्न उत्पादों को प्राप्त करते हैं, और हम लोगों ने देखा कि अलग अलग रसायन को साधारण नमक से प्राप्त किया जाता है। तो उसमें हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग साधारण नमक से कैसे प्राप्त करते हैं। तो साधारण नमक के जलीय विलयन से जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, यानी कि उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है, तो हम लोगों को फिर यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो आपके एग्जाम में भी यही लिख देना है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि जो साधारण नमक है उसका जो जलीय विलयन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लवण जल बोलते हैं। और जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोर से होता है क्लोरीन। आप देखेंगे कि यहाँ पर क्लोरीन भी हम लोगों को प्राप्त होता है, और क्षार मतलब क्या हो गया, NaOH। तो इस प्रक्रिया में क्लोरीन भी प्राप्त होगा, NaOH भी प्राप्त होगा, इसलिए NaOH क्या है, एक क्षार है, इसलिए इसे हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो आपको यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, तो आप सारी बातों को यहाँ पर लिख सकते हैं। और आप देखेंगे यहाँ ध्यान से, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस भी मुक्त हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सोडियम जो सोडियम क्लोराइड है उसका जलीय विलयन को लिया गया है। यहाँ पर एक एनोड का उपयोग किया गया है, एक कैथोड का उपयोग किया गया है, और यहाँ से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाएगा तो एनोड की ओर क्लोरीन गैस मुक्त होगा। ये आपको याद रखना है कि एनोड की ओर क्या होगा, क्लोरीन गैस मुक्त होगा, जबकि आप देख सकते हैं कैथोड की ओर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, और यहाँ पर आपको NaOH प्राप्त होगा। मतलब कैथोड के नीचे ही आपको क्या प्राप्त होगा, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ जो क्लोरीन गैस है इसका बहुत सारा उपयोग आप कर सकते हैं, जैसे जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, PVC, रोगाणुनाशक, कीटनाशक, बहुत जगह पे इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, अब इसका ईंधन के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं, मार्गारीन बनाने में, खाद बनाने में, बहुत सारी चीज़ों में इसका भी उपयोग किया जा सकता है। और जो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला उसका जो आपको उपयोग करना है वो आप उपयोग कर सकते हैं। तो साधारण नमक से जो दूसरा चीज हम लोग दूसरा रसायन प्राप्त करते हैं वह क्या है, विरंजक चूर्ण। तो हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से साधारण नमक का जब विद्युत अपघटन किया गया था तो हम लोगों को NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ था, और साथ ही हम लोगों ने देखा था कि वहां पर क्लोरीन गैस भी मुक्त हुआ था। तो उसका उपयोग करके फिर हम लोग विरंजक चूर्ण बना सकते हैं। तो आप देखेंगे यह प्रश्न पूछा जाए कि विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त करते हैं, तो आपको लिखना है कि जब शुष्क बुझा हुआ चूना से क्लोरीन गैस पास कराया जाता है तो हम लोगों को विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। और आप मान के चलिए कि एग्जाम में कई बार विरंजक चूर्ण का ये फॉर्मूला पूछा गया है कि विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या है, तो आपको लिखना है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आप देख सकते हैं ये कैल्शियम, ऑक्सीजन और ये क्लोरीन है, उससे बन गया है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण, जो कि आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शुष्क बुझा हुआ चूना को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब उससे क्लोरीन गैस पास कराया गया, जो कि कहाँ से प्राप्त हुआ, यहाँ पर से प्राप्त हुआ, या फिर और भी कहीं से आप प्राप्त करें, तो यहाँ पर जब इसको क्लोरीन गैस पास कराया गया, गुजारा गया, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण हो गया। जिसको समझना नहीं होता है बल्कि इसको आपको याद कर लेना होता है, रट लेना होता है, क्योंकि आपको एग्जाम में ये बात तो लिखनी होती है और साथ में ये इक्वेशन भी आपको यहाँ पर समीकरण भी लिखना होता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर विरंजक चूर्ण का कुछ उपयोग बताया गया है, तो एक दो उपयोग आपको याद रखना है, क्योंकि यह आपके एग्जाम में जब पूछेगा तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि यह कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर विरंजक चूर्ण का किस रूप में उपयोग कर रहे हैं, उपचायक के रूप में उपयोग कर रहे हैं। फिर आप देख सकते हैं कि पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन का जो विरंजन के लिए, या फिर कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जे एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, मतलब विरंजन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है आपके बुक में लिखे गए हैं, तो 2-3 पॉइंट आप याद कर लीजिए तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम लोग को पढ़ना है कि साधारण नमक से रसायन और कौन रसायन प्राप्त कर सकते हो, तो उसमें क्या है आपका बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा प्राप्त करने के लिए सीधे सीधे साधारण नमक का उपयोग किया जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेकिंग सोडा आपको प्राप्त होगा।
तो बस इतना ही बात आपको याद रखना है। जानते हैं आपकी बेकिंग सोडा से आपके घरों में पकौड़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, साथ ही खाना को जल्दी पकाने में भी उपयोग में लाया जाता है। लेकिन एक खास बात आपको याद रखना है, वह है यह कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में काफी अंतर होता है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो बेकिंग सोडा अलग चीज है और बेकिंग पाउडर अलग चीज है। उनका टेक्सचर अलग होगा और उनका कंपोजिशन भी अलग होगा। तो बेकिंग सोडा जब भी आपको एग्जामिनेशन में आए तो आपको लिख देना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जो मैंने सिखाया था आपको। तो दोनों ही इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। किसका नाम है? बेकिंग सोडा का नाम है। अब जब बेकिंग सोडा में यदि आप कोई अम्ल मिलाते हैं, मतलब कोई सिंपल सा अम्ल, एडिबल अम्ल, खाने योग्य अम्ल को मिलाते हैं बेकिंग सोडा में, आपको क्या मिलाना है? कुछ खाने का अम्ल मिलाना है, तब फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं, सॉरी बेकिंग पाउडर बोलते हैं। तो जब बेकिंग सोडा में कुछ खाने योग्य अम्ल मिलाया जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? बेकिंग पाउडर। तो दोनों एकदम अलग हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये बातें आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अब एक नेक्स्ट प्रश्न आपको यह पूछना है कि जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? यह प्रश्न मैंने बताया था कि क्या होता है जब। तो इसी में प्रश्न आएगा कि जब बेकिंग सोडा क्या हो गया? NaHCO3, इसको जब गर्म किया जाएगा तो क्या होगा? इसके उत्तर में आपको लिखना है कि यहां पर सोडियम कार्बोनेट बनेगा, H2O और CO2 मुक्त होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो बताइए, इसे पढ़ना है, समझना है या याद करना है, रटना है? तो इसे आपको रट लेना है, एकदम याद कर लेना है। तो ये जो सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं इसको रटा जाता है। 2 बार 4 बार कॉपी में लिखिए, बार बार लिखिए, इसको बार बार समझिए, बार बार पढ़िए, तो आपको ये याद हो जाएगा, दिमाग में आपको इसको याद रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ समझना है। अब मैंने बताया जैसे कि बेकिंग सोडा है, उसका उपयोग हम लोग बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जो बेकिंग सोडा है उसमें यदि खाने वाला अम्ल डाल दिया जाए, जैसे कि टार्टरिक एसिड हो गया, टार्टरिक अम्ल हो गया, उसको डाल देंगे तो वह बेकिंग पाउडर बन जाएगा। अब आप देखेंगे कि जो बेकिंग पाउडर का उपयोग है वह, जो मान लीजिए कि ब्रेड है उसको फुलाने में उपयोग किया जाता है, तो आखिर बेकिंग पाउडर से वो ब्रेड फूल क्यों जाता है? तो इसको उत्तर में आप देख सकते हैं कि ये जो बेकिंग पाउडर है जब इसको गर्म किया जा रहा है तो यहाँ पर CO2 गैस का निर्माण हो रहा है और इस CO2 गैस के कारण वहां पर वह क्या हो जाता है? फूल जाता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो बेकिंग सोडा का उपयोग में जो मैंने पहला बताया वह क्या है? बेकिंग पाउडर बनाने में। तो यहां पर आप देख सकते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। जो बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल जैसे मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। तो ये मैं कितनी बार आपको बता दिया कि जो बेकिंग पाउडर है वह बेकिंग सोडा और कुछ खाने वाले अम्ल जैसे कि टार्टरिक अम्ल हो गया, उसका क्या हो गया? मिश्रण हो गया। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर CO2 मुक्त होता है, जिसके कारण पाव रोटी या केक में खमीर यानी कि वो फूल जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। अब जो बेकिंग सोडा है उसका कुछ और उपयोग आप देख सकते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग में लिख सकते हैं कि इसे एंटासिड के रूप में भी यूज किया जाता है। मतलब एंटासिड जो मैंने पढ़ाया था पीछे के वीडियो में, उसके रूप में भी इसको यूज किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बेकिंग सोडा का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में उपयोग इसका किया जाता है। तो ये 2-3 पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं, बस आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने बेकिंग सोडा को पढ़ा था और हम लोगों ने देखा कि बेकिंग सोडा क्या होता है? वह होता है NaHCO3। तो ये हो गया बेकिंग सोडा, मतलब खाने का सोडा। लेकिन एक और सोडा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं धोने का सोडा, और ये है Na2CO3.NH2O। मतलब यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि जो धोने का सोडा है वह क्या होता है? वह होता है सोडियम कार्बोनेट, और जो खाने का सोडा होता है वह क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये आपको एकदम याद रखना होगा। तो अब हम लोगों को देखना है कि धोने का सोडा हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा कि जो बेकिंग सोडा है उसको यदि गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। यह मैंने आपको पहले पढ़ाया। अब इस सोडियम कार्बोनेट
को यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें जब जल को मिलाया जाएगा तो यहाँ पर आपको सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेटेड प्राप्त होगा, जो कि क्या होता है, धोने का सोडा होता है। तो यहाँ पर 10H2 आप देख रहे हैं यहाँ पर मिला होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये गीला है, ये इसके क्रिस्टलीकरण के लिए उपयोग में आता है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा कि Na2CO3 10H2O, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे धोने का सोडा। और इसका उपयोग में आप लिख सकते हैं, 2-3 उपयोग है जिसको आप याद कर सकते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट यानी कि ये जो धोने का सोडा है, इसका उपयोग हम लोग कांच उद्योग, साबुन एवं कागज उद्योग में करते हैं। दूसरा में आप लिख सकते हैं, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी उपयोग करते हैं, या फिर इसमें सोडियम कार्बोनेट को घर के सफाई के लिए भी उपयोग करते हैं। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं वह है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एक एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई है, इसको आपको एकदम रट लेना है। तो सबसे पहले तो आपको जाना है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट मतलब आप देख सकते हैं अर्ध हाइड्रेट, मतलब ½ यहाँ पर जब लगा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ½ इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दूसरा प्रश्न जो आपको आया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करते हैं, तो बहुत आसान है कि जब कैल्शियम सल्फेट, आप देख सकते हैं ये कैल्शियम सल्फेट जो कि हाइड्रेटेड है, मतलब इसमें 2H2O लगा है, उसको जब 373 के केल्विन पर गर्म किया जाता है तो हम लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। बस एक लाइन का ये आंसर है। उसके बाद आप इसको पूरा लिख देंगे तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे काम करता है, तो जैसे ही इसमें जल डाल देंगे तो तत्काल उसी समय, मतलब मात्र 5 मिनट के अंदर वो क्या हो जाएगा, बहुत जम जाएगा। मतलब वहां पर फिर से कैल्शियम सल्फेट का निर्माण होगा। जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है उसमें जल जैसे ही मिलाएंगे वहां पर क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट का निर्माण होगा। तो ये आपको याद रखना है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज आप भी जानते हैं कि खिलौना बनाने में, मुखौटा बनाने में, साथ ही किसी का हड्डी यदि टूटा है तो उसको जोड़ने में, प्लास्टर करने में, ये सारा उपयोग किया जाता है। घरों में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारे इसके उपयोग भी आप लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो कि आपको जाननी थी। तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। मैं मिल रहा हूं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।